हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू अपर डोमेन की पहली 4 सिटीज के साथ साथ उनकी फॉर्मेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर चुके थे, जिसके बाद वो 5वीं सिटी के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन एसएस टज़ू बनने क्रो के साथ 5वीं सिटी में पहुंच पाते उससे पहले लिंगजू और चाओफेंग वहां पे पहुंच जाते हैं, जहां चाओफेंग ने बहुत ही आसानी के साथ चैंगडाओ सिटी के लॉर्ड ये चैन को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। और एसएस टज़ू की पावर्स को चेक करने के लिए उल्टा उसने वहाँ पे ये चैन की पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, ताकि ये चैन उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एसएस टज़ू का मुकाबला कर सके। पर एसएस टज़ू ने तो वहाँ पे आते हुए एक ही झटके के साथ बेचारे ये चैन को हरा दिया था, जिसे हराने के बाद एसएस टज़ू अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। जो देखकर तो चाओफेंग ने भी एसएस टज़ू को चलती फिरती मोड का टैग दे दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एसएस टज़ू और बाकी सभी के जाने के बाद वो हेवनली डार्क लॉर्ड भी अकामी के साथ वहाँ पे आ गया था, जिसने ये चैन के साथ साथ उसकी फॉर्मेशन को भी पूरी तरह से खत्म करते हुए अपने वीटियान लीग के दरिंदों को भी आजाद करवा दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गोल्डन ब्रोकन लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज उस लेक के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो कि हर गुजरते पल के साथ वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी। और इसी बीच में वहाँ पे गोल्डन ब्रोकन लेक के बीचों बीच एक छोटे से घर का सीन दिखाया जाता है। असल में ये वही घर था जहाँ पे एम्परर जुन रहा करते थे, लेकिन आज उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा की तरह पे और दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि आज वहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा था। और तभी हमें वहाँ पे उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एम्परर जुन के हाथों में हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का एक टुकड़ा मौजूद था, जिसे एम्परर जुन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ रिफाइन करते हुए ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे जैसे एम्परर जुन वहाँ पे उस हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने में कामयाब होते चले जा रहे थे, हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। पर जैसे ही एम्परर जुन वहाँ पे उस हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से रिफाइन करते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एम्परर जुन का घर तक भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और उससे निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा वहाँ पे एम्परर जुन की बॉडी से होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी नई गॉड का जन्म हो रहा हो। और उसी कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी के बीचों बीच एम्परर जुन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ निकल कर बाहर आते हैं, जहाँ बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे खुश होते हुए खुद से ही कहते हैं, तो फाइनली आज मैंने उस लेवल को अचीव कर ही लिया जिसका मैंने जाने पिछले कितने बरसों से इंतजार कर रहा था। अब मैं पूरे इस अपर डोमेन के साथ साथ 9th रियलम के भी हाईएस्ट रियलम के ऊपर पहुंच चुका हूँ। यानी कि अब इस पूरे यूनिवर्स के अंदर मुझे टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेमी गॉड रियलम में पहुंच चुका हूँ। बस एक और ब्रेक थ्रू और उसके बाद मैं एक गॉड बन जाऊंगा। और ये कहकर एम्परर जुन वहाँ पे अपनी बाहें फैलाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर अपने अपर डोमेन का नजारा देखता है, तो उसकी अपर डोमेन की पांचों सिटीज वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर अचानक से एम्परर जुन वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, ये क्या 5 सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं? और सिर्फ यहाँ की सिटीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि उसी के साथ साथ 5 स्पिरिट लॉक सील को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ पे तो जितना ज्यादा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, अब मैं एक डेमी गॉड बन चुका हूँ, तो अब वीटियान लीग तो क्या पूरे 9th रियलम के अंदर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और इस बार मैं वीटियान लीग को सिर्फ ट्रैप नहीं करने वाला, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उनका नामो निशान ही खत्म कर दूंगा। और ये कहकर एम्परर जुन अभी तक वहाँ पे अपनी पावर को महसूस करते हुए खुश हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एसएस टज़ू भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ पे एम्परर जुन को इस तरह से अपनी पावर को ऑब्जर्व करते हुए देखकर उन्हें वहाँ पे कोर लुक से देखने लगे थे। और बेचारे एम्परर जुन वहाँ पे कुछ भी सोच या समझ पाते उससे पहले एसएस टज़ू वहाँ पे अपनी आंखों को एक छोटा सा झटका देते हैं। और इसे एक छोटे से झटके के साथ ही एसएस टज़ू की बॉडी से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था। और एम्परर जुन, जो कि बेचारा खुद को डेमी गॉड कहते हुए अभी तक वहाँ पे खुश हो ही रहा था, कि तभी वो एनर्जी जाकर वहाँ पे एम्परर जुन के साथ भी टकरा जाती है, जिसने बेचारे एम्परर जुन को वहाँ पे उठाकर ऐसे पीछे फेंक दिया था कि जैसे वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर जुन ने भी जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालने के लिए अपने डिवाइन लोटस फ्लावर को बाहर निकाल लिया था, जिसने वहाँ पे एम्परर जुन की बॉडी को तो संभाल लिया था। लेकिन एसएस टज़ू की डिवाइन एनर्जी के साथ टकराने की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे एम्परर जुन को अभी तक भी अपनी बॉडी के अंदर झटके महसूस हो रहे थे, जो देखते ही एम्परर जुन वहाँ पे समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। इसलिए एम्परर जुन वहाँ पे हैरान होकर एसएस टज़ू से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम तो 9th रियलम के दिखाई नहीं दे रहे, तो कौन हो आखिर तुम? और ये कहकर जब एम्परर जुन वहाँ पे एसएस टज़ू को गौर से देखता है, तो उस बेचारे को अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, कहीं कहीं तुम जू यंग तो नहीं हो? लेकिन एसएस टज़ू तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो तो अभी तक भी बस कोर लोग के साथ उसे वहाँ पे घूरे जा रहे थे। जबकि बर्निंग क्रो, जो कि वहाँ पे एम्परर जुन के डिवाइन लोटस फ्लावर को ही देख रहा था, वो वहाँ पे उस डिवाइन लोटस फ्लावर की एनर्जी को महसूस करके वहाँ पे एसएस टज़ू से कहता है, बॉस, इस डिवाइन लोटस फ्लावर के अंदर से तो मुझे पीलू का ही ऑरा महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अपर डोमेन के एम्परर जुन के पास ही पीलू की बॉडी से रिफाइन किया हुआ सोल ट्रायर मौजूद था, जो कि अब हमारी आंखों के सामने मौजूद है। अब बर्निंग क्रो की यह बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एसएस टज़ू का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो अचानक से अपने फिंगर वहाँ पे एम्परर जुन की तरफ पॉइंट करते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीलू की बॉडी से रिफाइन किए हुए सोल ट्रायर को इस्तेमाल करने की? और एसएस टज़ू कैसा कहते ही हम
देखते हैं कि उनकी फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एम्परर जून भी वहाँ पे उस डिवाइन लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करके उसकी एक खास टेक्निक है जिसे रिटर्निंग टू द डिवाइन लोटस फ्लावर के नाम से जाना जाता था, उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगा था। लेकिन ये डुअल टेक्निक थी जिसमें डिफेंस के साथ साथ अटैक भी था, इसलिए हम देखते हैं कि एम्परर जून ने वहाँ पे डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया था। तो उसके अटैक के चलते वहाँ पे नीचे जमीन पे अलग अलग आइसी लोटस फ्लावर बनने लगे थे जो कि आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एंसेस्टर जू को घेर पाते। उससे पहले एंसेस्टर जू बस गुस्से से उन्हें घूर कर देखते हैं और उनके सिर्फ घूरने बाद से उनकी बॉडी से वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है जिसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ उन सभी की सभी आइसी लोटस फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन एंसेस्टर जू के इस खतरनाक अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर जून को भी वहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज आ चुकी थी जिसके चलते बेचारा एम्परर जून खुद ब खुद ही वहाँ पे नीचे आ गया था, लेकिन वो वहाँ पे नीचे जमीन पे अपना कदम भी रख पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू ने वहाँ पे पीलू के सोल टायर की तरह ही वहाँ पे एक और टायर बना दिया था और जैसे ही बेचारा एम्परर जून वहाँ पे एंसेस्टर जू के रिफाइन किए हुए उस सोल टायर के ऊपर अपना कदम रखता है तो उस सोल टायर ने न सिर्फ एम्परर जून की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे सप्रेस कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस लोटस फ्लावर के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल रूट्स ने बाहर निकलते हुए एम्परर जून को वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ भी लिया था, जिसके चलते तो बेचारा एम्परर जून अब वहाँ पे अपनी जगह से हिल तक भी नहीं पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीलू के सोल टायर ने भी वहाँ पे एंसेस्टर जू को ही अपना मास्टर मान लिया था, जो देखकर तो बेचारा एम्परर जून वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर इस डिवाइन लोटस फ्लावर ने इसे अपना मास्टर क्यों मान लिया, कहीं इस डिवाइन जेड लोटस फ्लावर का पहला मास्टर यही तो नहीं था। पर अब मैं क्या करूँ, मैं तो अब यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप हो चुका हूँ, मैं ना तो यहाँ पे हिल पा रहा हूँ और ना ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, और ऊपर से जू यांग की बॉडी से आखिर ये किस तरह का खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा है। मैं डेमिगॉड रियलम तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे इसकी पावर्स का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। हालांकि डेमिगॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं गॉड्स तक के भी पावर को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन इसकी पावर को सेंस करना तो दूर की बात है, मुझे तो इसकी पावर को देखने पर से भी डर लग रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि ये गॉड्स को भी सर पास कर चुका है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ये इंसान इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है तो ये हमारे इस मामूली सी नाइन्थ रियलम के अंदर क्या कर रहा है? इसे तो सुप्रीम वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए था। पर अभी एम्परर जून वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू भी वहाँ पे उसके पास पहुंच चुके थे, क्योंकि जैसे ही एम्परर जून के पास पहुंचते हैं तो वो डिवाइन लोटस फ्लावर खुद ब खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे एंसेस्टर जू के हाथों में आ गया था, जिसे चेक करने के लिए एंसेस्टर जू उसके अंदर अपनी एनर्जी के एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देखते हैं। और ऐसा होते ही एंसेस्टर जू को वहाँ पे पता चल चुका था कि वाकई इस डिवाइन जेड लोटस फ्लावर को पीलू की सोल को रिफाइन करते हुए बनाया गया था, लेकिन इस टायर के अंदर पीलू की सोल का बस आधा टुकड़ा ही मौजूद था। और ये पता चलते ही एंसेस्टर जू वहाँ पे कोल्ड टोन में एम्परर जून से सवाल करते हुए पूछते हैं, इस टायर के अंदर पीलू की सोल का बस आधा टुकड़ा ही मौजूद है, बाकी का आधा हिस्सा कहाँ है? जिस पे बेचारा एम्परर जून तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जवाब तो वो तब दे पाता ना जब उसे कुछ पता होता। इवन वो तो पीलू ना भी पहली बार सुन रहा था, और इसलिए वो वहाँ पे जवाब देने के बजाय खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर बनने करो आगे बढ़कर वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि खुद को आजाद करवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तक मेरे बॉस नहीं चाहेंगे तुम यहाँ पे खुद को आजाद नहीं करवा सकते। इसलिए अब हमारा और अपना दोनों का टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से बताओ कि पीलू की सोल का बाकी टुकड़ा कहाँ मौजूद है और तुम्हें ये डिवाइन टायर कहाँ से मिला था। अब बनने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर जून भी पहली बार अपना मुंह खोलते हुए वहाँ पे एंसेस्टर जू से कहते हैं, इस पूरे अपर डोमेन में मेरे अलावा सिर्फ वी टियानडाओ लीग के लोगों को ही इस डिवाइन जेड लोटस फ्लावर के ओरिजिन के बारे में पता है। और हाँ, तुम्हें जिस इंसान ने मेरे बारे में बताया था कि ये डिवाइन लोटस फ्लावर मेरे पास है, उसने क्या तुम लोगों को वी टियानडाओ लीग और बाकी चीजों के बारे में नहीं बताया था, या फिर उसने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए तुम्हें ये सब बताया था? अब एम्परर जून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू की आंखों में एक बार फिर से गुस्सा दिखाई देने लगा था, और वो अचानक ही पलटकर वहाँ पे अपनी बाईं तरफ देखते हैं, और वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर वही मोटल बॉय जिसने एंसेस्टर जू को वहाँ पे सोड इंपीरियल सिटी के अंदर एम्परर जून और उनके सभी डिसेबल्स के बारे में बताया था, वही दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे छुपकर एंसेस्टर जू और एम्परर जून के ऊपर ही नजर रख रहा था। हालांकि वो मोटल बॉय वहाँ पे काफी ज्यादा दूर मौजूद था, लेकिन एंसेस्टर जू उसे फिर भी वहाँ पे देख पा रहे थे। तो जब इस बात का एहसास वहाँ पे इस मोटल बॉय को होता है तो वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुपते हुए खुद को छुपाने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू की डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी ने आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे अपने अंदर ले लिया था, जो कि उसे लाकर सीधा वहाँ पे एंसेस्टर जू के पैरों में पटक देती है, और खुद को अचानक ही वहाँ पे एंसेस्टर जू के सामने पाकर तो एक पल के लिए बेचारा वो मोटल बॉय भी वहाँ पे हड़बड़ा गया था। जबकि एंसेस्टर जू उसे देखकर वहाँ पे कोर्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि जब तुमने मुझे एम्परर जून और उसके डिसेबल्स के बारे में बताया था, तब तुमने मुझे वी टियानडाओ लीग के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया था? जिस पे वो मोटल बॉय भी खड़ा होकर वहाँ पे एंसेस्टर जू को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए उनसे कहता है, एंसेस्टर, क्योंकि आपने उस समय मुझसे वी टियानडाओ लीग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, जिसके चलते मुझे लगा था कि वो आपके लिए इतने ज्यादा खास भी नहीं है, तो इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर जून तो वहाँ पे इस मोटल बॉय को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, ये एक इमोर्टल ना होते हुए भी एक इमोर्टल है, यानी कि मोटल विद नो कल्टीवेशन है, लेकिन अगर ये सचमुच में एक मोटल है तो ये मेरे अपर डोमेन में कैसे आ गया? जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर जू उस मोटल बॉय को वो जेड लोटस फ्लावर दिखाकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो? जिस पे वो मोटल बॉय स्माइल करके एंसेस्टर जू को जवाब देते हुए बताता है कि ये एक डिवाइन टायर है जिसे एम्परर जून ने
वी टियान डाओ लीग से छीना था। अब उस मोटल बॉय की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्प्रेस को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे खुद को आजाद करवाने की कोशिश करते हुए गुस्से से वहाँ पे उस मोटल बॉय से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे इस तरह से मेरे सामने ही झूठ बोलने की। जू यंग, आखिर तुम इसकी बकवास के ऊपर यकीन क्यों कर रहे हो? अगर यहाँ पे एम्प्रेस ट्रैप नहीं होते तो उनके गुस्से को देखते हुए लग रहा था कि अब तक तो वो वहाँ पे उस मोटल बॉय का खेल खत्म कर चुके होते। जबकि एम्प्रेस को वहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो मोटल बॉय वहाँ पे स्माइल के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा मोटल इंसान हूँ जो कि एंसाटाजू के पूछे हुए सवालों का जवाब दे रहा है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एंसाटाजू को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि अब ये मोटल बॉय यहाँ पे काफी ज्यादा बकबक करने वाला है, तो इसलिए एंसाटाजू अपने हेल गॉड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर आराम से बैठ जाते हैं। जबकि वो मोटल बॉय वहाँ पे एम्प्रेस से कहता है कि मेरे हर एक कहे हुए वर्ड के पीछे कहानी छुपी होती है और मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई भी बुरी बात नहीं है जिससे आपको गुस्सा आए। और ये कहकर वो मोटल बॉय वहाँ पे पलटकर एंसाटाजू से सवाल करते हुए पूछता है, एंसाटाजू यंग, तो क्या आप मेरी कहानी को आगे सुनना पसंद करेंगे? जिस पर एंसाटाजू भी कार्टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बोलो। अब एंसाटाजू की ये बात सुनकर वो मोटल बॉय उन्हें वहाँ पे कहानी सुनाते हुए कहता है, तो एंशिएंट टाइम्स में अपर डोमेन बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। यहाँ पे हर तरह के खास और पावरफुल ट्रेस मौजूद होते थे, जिसके चलते इस जगह को दुनिया का हेवनली पैराडाइस भी कहा जाता था। सबसे पहले यहाँ पे वी टियान डाओ लीग के लोगों का ही बसेरा था। वो लोग इतने ज्यादा अमीर थे कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी और ये बात बाकी के फाइलैंड्स को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने वी टियान डाओ लीग के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया। अब उस मोटल बॉय की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्प्रेस उसे वहाँ पे बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वी टियान डाओ लीग थी जिसने यहाँ पे अचानक से ही घुसते हुए हमारे ऊपर अटैक किया था और यहाँ पे चारों तरफ लोगों को मारते और लूटते हुए तबाही मचा दी थी। किसी और फेरीलैंड ने वी टियान डाओ लीग के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वी टियान डाओ लीग ने हमारी सुपर डोमेन के ऊपर अटैक किया था। जबकि हम देखते हैं कि एम्प्रेस उनकी ये सारी बातें सुनकर उस मोटल बॉय के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ जाती है। जबकि वो वहाँ पे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एंसाटाजू से कहता है, और जब बाकी के सभी फायरलैंड्स वी टियान डाओ लीग से चलने लगे तो उन्होंने अचानक से एक साथ मिलकर वहाँ पे वी टियान डाओ लीग के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने बाकी के फायरलैंड्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें बहुत ही कड़ी टक्कर दी और वो ऑलमोस्ट उन्हें हराने में भी कामयाब हो चुके थे। लेकिन इस खतरनाक फाइट के बाद वी टियान डाओ लीग को भी काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब वो फायरलैंड जो कि वी टियान डाओ लीग का दोस्त हुआ करता था, उन्हें वी टियान डाओ लीग के ऊपर हमला करने का यह बहुत ही अच्छा मौका लगा, जिसे टियान डाओ अलायंस के नाम से जाना जाता था। और उस समय टियान डाओ अलायंस ने वी टियान लीग के ऊपर अटैक करते हुए ये जेड लोटस फ्लावर उनसे छीन लिया था। और आप जानते हैं कि टियान डाओ अलायंस किससे बिलोंग करती है? आपके प्यारे और चहेते एम्प्रेस से। अब उस मोटल बॉय की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि एम्प्रेस का गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उनकी बॉडी से खुद ब खुद ही वहाँ पे उनका खतरनाक हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे घुराते हुए उस मोटल बॉय से कहते हैं कि ये सब तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? टियान डाओ अलायंस यहाँ पे रहा करती थी, वो भी खुशी खुशी, और वी टियान डाओ लीग उनका दोस्त हुआ करता था। और उस समय उन्होंने हमें धोखा देकर हमारे ऊपर अटैक करते हुए यहाँ पे कत्लेआम मचाया था। असल में तो ये लैंड कभी भी वी टियान डाओ लीग से बिलोंग करता ही नहीं था, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। अब एम्प्रेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मोटल बॉय वहाँ पे एम्प्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि इस लैंड के असल ओनर तो आज से हजारों लाखों साल पहले ही मारे जा चुके हैं, जिसके चलते ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये लैंड असल में किससे बिलोंग करता है। अब क्योंकि तुम इस लैंड के ऊपर राज करते हो तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो ये लैंड तुम्हारा ही होगा। और ये कहकर वो मोटल बॉय अचानक से ही पलटकर एंसेस्टर्स को अपने भरोसे में लेने की कोशिश करते हुए उनसे कहता है, पर एंसेस्टर, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है उसमें कहा गया हर एक लफ्ज बिल्कुल सच है। अब फैसला यहाँ पे आपको करना है कि क्या गलत है और क्या सही है। अब उस मोटल बॉय की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एम्प्रेस वहाँ पे गुस्से से पागल ही हो चुके थे। इवन हम देखते हैं कि उन्होंने गुस्से से अपना पूरा दम लगाकर अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए खुद को वहाँ पे उस डिवाइन जेड लोटस फ्लावर से भी आजाद करवा दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और उस ब्लास्ट के एनर्जी इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वो मोटल बॉय भी कह सकता वो वहाँ से काफी पीछे चला गया था और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो वहाँ पे पीछे की तरफ गिर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस ने उसे वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था और बेचारा वो मोटल बॉय वहाँ पे कुछ भी सोच या समय पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस ने वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, पर एम्प्रेस के वो खतरनाक अटैक वहाँ पे उस मोटल बॉय को हिट कर पाते। उससे पहले एंसेस्टर्स वहाँ पे अपने फिंगर को एक जरा सा झटका देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बार फिर से उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो गया था। और एक रूट ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उस मोटल बॉय को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और जैसे ही वो आइस टैगर्स वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो वो डिवाइन रूट वहाँ पे उन आइस टैगर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि एंसेस्टर्स ने उस मोटल बॉय को एक बार फिर से बचा लिया था, जो देखकर एम्प्रेस भी अपने अटैक को वापस लेकर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर्स से कहते हैं, जू यंग, क्या तुम्हें वाकई इसकी घटिया स्टोरी के ऊपर यकीन है? अब एम्प्रेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे उस डिवाइन जेड लोटस फ्लावर को घूरकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कार्टून में कहते हैं कि वो स्टोरी सच थी या झूठी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन थी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सुनने में मजा आ रहा था। और ये कहकर एंसेस्टर्स अचानक ही वहाँ पे सीरियस होकर उस मोटल बॉय के ऊपर हवा में उठाकर उसे वहाँ पे अपने सामने लाते हुए कार्टून में उससे पूछते हैं, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम काफी
खुद जानते हो और तुम्हारा दिमाग नॉलेज से भरा पड़ा है। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो कि मेरे हाथ में जो ये टायर मौजूद है इसका मदर टायर कहाँ मौजूद है, और सोच समझ कर जवाब देना। कहीं ऐसा ना होना कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी जान ही ले ले। अब ऐसा तजु की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उस मोटर बॉय को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होकर अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा इंसान है, इसने यहाँ पे मेरी झूठी कहानी के ऊपर भी यकीन कर लिया। तो इसका मतलब है कि इसे झूठ और सच से कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि इसे मैं बहुत ही आसानी के साथ बेवकूफ बनाते हुए कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ और ये यहाँ पे बेवकूफों की तरह मेरी बातों के ऊपर यकीन करता जाएगा। बहुत अच्छे, ऐसे किसी पागल इंसान के साथ तो पहली बार मेरा पाला पड़ रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। मैं यहाँ पे इसके पास को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में भी पता लगाना होगा कि आखिर ये चाहता क्या है, और अगर इसे मैंने वो दिलवा दिया जो कि ये चाहता है तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपने भी प्लान को आगे बढ़ा पाऊंगा। और ये सब सोचकर ही बेचारे उस मोटर बॉय के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी। अब बेचारा इसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मौत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और इसका अंजाम कितना ज्यादा भयानक होगा ये बेचारा खुद भी नहीं जानता। वहीं असद तजु को वो वहाँ पे आगे भी झूठ बोलते हुए उनसे कहता है कि सोल ट्रायर को तो वीटियानडाओ लीग से इन लोगों ने छीन लिया था, पर रही बात इसके मदर ट्रायर की तो वो अभी तक भी वीटियानडाओ लीग के पास ही होगा। अब उस मोटर बॉय की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि असद तजु वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे उस जगह का रास्ता दिखाओ। और ये कहकर असद तजु ने अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उस मोटर बॉय को वहाँ पे आजाद करवा दिया था बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ा भी दिया था और खुद भी वो वहाँ पे बनने क्रो की मदद से उसके पीछे जाने लगे थे। अब ये सब देखकर एम्परर जुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसे भी अपनी सच्चाई साबित करनी थी, इसलिए वो भी वहाँ पे उड़ते हुए असद तजु के पीछे पीछे निकल गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें चेंगडाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीटियानडाओ लीग के दरिंदे ने आजाद होते हुए हमला कर दिया था और उनकी तादाद वहाँ पे इतनी ज्यादा थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे चेंगडाओ सिटी के ऊपर उन डेमोनिक बैट्स की बारिश हो रही हो और उन डेमोनिक बैट्स को लीड कर रही थी अकामी। हालांकि बेचारी अकामी ने तो सोचा था कि वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपने डेमोनिक बैट्स का इस्तेमाल करते हुए चेंगडाओ सिटी के ऊपर हमला करते हुए उसे पूरी तरह से तबाह कर देगी, लेकिन आज तो उसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी क्योंकि जैसे वो अपने डेमोनिक बैट्स के साथ वहाँ पे चेंगडाओ सिटी के अंदर एंटर करती है तो उसका मुकाबला सबसे पहले वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू के साथ होता है। जहाँ चाओ फेंग ने तो उन डेमोनिक बैट्स को देखते ही अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लिया था। जहाँ जैसे ही उसकी फिनिक्स मास्टर सोल बाहर आती है तो उसने ऊपर हवा में उड़ते हुए वहाँ पे एक एक करके उन सभी डेमोनिक बैट्स का खात्मा करना शुरू कर दिया था। और जब वो सभी डेमोनिक बैट्स मिलकर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस फिनिक्स मास्टर सोल ने वहाँ पे अपना खतरनाक स्पेशल और रिलीज करके एक ही झटके के साथ उन सभी को वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ऊपर हवा में ही एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट के चलते वो डेमोनिक बैट्स वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह नीचे जमीन पे गिरने लगे थे। जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह के दरिंदे हैं और ये सभी मिलकर यहाँ पे सूर्य की किरणों को ब्लॉक करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने शैडो डेमोनिक बैट्स को इस तरह से मरते हुए देखकर अकामी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक कमीनी स्माइल करते हुए वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू से कहती है तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम लोगों की लाइफ की आखिरी गलती होने वाली है। तुम लोग शायद ये बात नहीं जानते कि मेरे ये शैडो डेमोनिक बैट्स पिछले हजारों सालों से भूखे हैं और आज उनकी भूख को मिटाने के लिए तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा। वहीं अकामी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे पहले से भी ज्यादा दुगनी तादाद में वो शैडो डेमोनिक बैट्स आ चुके थे, जिन्हें अकामी वहाँ पे कोर्टून में आदेश देते हुए कहती है इन सभी को खत्म करते हुए जल्दी से रास्ता साफ करो, क्योंकि तुम सभी इन्हें खत्म करने में जितनी ज्यादा देर लगाओगे मास्टर का प्लान उतना ही ज्यादा डिले होता जाएगा और मास्टर को अपने प्लान में डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अकामी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उन शैडो डेमोनिक बैट्स ने एक साथ ही मिलकर आगे बढ़ते हुए वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर तो लिंगजू ने भी सीरियस होते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लिया था और खुद अकेले आगे बढ़कर वहाँ पे डेमोनिक बैट्स के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे चाओ फेंग से कहता है घबराओ मत सीनियर सिस्टर, मैं अकेले यहाँ पे इन सभी को संभाल लूंगा। और ये कहकर चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके उन सभी शैडो डेमोनिक बैट्स को काटना शुरू कर दिया था और लिंगजू उन सभी को वहाँ पे इतना स्मूथली काट रहा था कि देखने से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी लिंगजू के लिए बस गजर मूली के बराबर हो। जबकि लिंगजू को भी वहाँ पे उन सभी को काटने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, पर इसी बीच वो शैडो डेमोनिक बैट्स वहाँ पे चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए लिंगजू के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर लिंगजू भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को इतनी तेजी के साथ घुमाता है कि उसने वहाँ पे अपनी सोर्ड के सिर्फ एक ही राउंड के साथ उन सभी को खत्म कर दिया था और एक बार फिर से वहाँ पे उन शैडो डेमोनिक बैट्स की कीड़ों मकोड़ों की तरह बारिश होने लगी थी। जो देखकर तो अब की बार अकामी का गुस्सा भी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाकर लिंगजू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, क्यों खामखा मरना चाहते हो। और ये कहने के साथ साथ ही हम देखते हैं कि अकामी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने डेमोनिक अम्ब्रेला को भी मूव करने लगी थी, जिसके अंदर से अचानक से एक स्नेक पाइथन निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लिंगजू और चाओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुका था, पर वो वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि
चाओ फेंग के फिनिक्स मास्टर सोल ने आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे उस स्नेक के ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर लिंगजू भी वहाँ पे उस फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर से होता हुआ जंप करके वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी डिवाइन सोर्ड की मदद से सीधा जाकर वहाँ पे अकामी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे अकामी वहाँ पे अपने डिमोनिक अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी। पर लिंगजू की डिवाइन सोर्ड का भला वो मामूली सी डिमोनिक अम्ब्रेला का ही मुकाबला कर सकती थी, इसलिए वो डिमोनिक अम्ब्रेला वहाँ पे खुद ब खुद ही एक्सप्लोड होते हुए डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर चाओ फेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही, तो फिर तुमने यहाँ पे इस घटिया अम्ब्रेला को क्यों पकड़ रखा था? कुछ तो गड़बड़ है, आखिर तुम यहाँ पे हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? और ये कहते हुए जब चाओ फेंग की नजर वहाँ पे अकामी के ऊपर पड़ती है तो सूर्य की किरणों की वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी धीरे धीरे वहाँ पे गलने सड़ने लगी थी, जिसके चलते बेचारी अकामी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, अब आखिर इसे ये क्या हो रहा है? क्या ये सूर्य की लाइट से यहाँ पे हट कर रही है? जिसका जवाब तो वहाँ पे चाओ फेंग के पास भी नहीं था। जबकि अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से सबके बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि अकामी की बॉडी वहाँ पे काफी हद तक जल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब लिंगजू और चाओ फेंग भी उसे इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाले थे, इसलिए वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पे उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे अकामी तक पहुँच पाते उससे पहले ही वो देखते हैं कि अकामी तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। असल में वहाँ पे जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसे देखकर चाओ फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि अब आखिर ये क्या चीज है? मुझे लगता है अब आगे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहकर चाओ फेंग ने भी वहाँ पे अकामी के पीछे पीछे उस गड्ढे के अंदर जंप लगा दिया था, जो देखकर लिंगजू भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी वहाँ पे चाओ फेंग के पीछे उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देता है। असल में ये रास्ता ड्रैगन अभ्यास को जाता था, जिसे डिस्ट्रॉय करते हुए वो डिमोनिक बैट्स बाहर आए थे। खैर उन सभी के वहाँ से जाते ही एंसेस्टर्स भी वहाँ पे एम्परर ज़ून और उस मोटल बॉय के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और अपनी सिटी की ऐसी भयानक हालत देखकर तो एम्परर ज़ून वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो उन सभी शैडो डिमोनिक बैट्स को देखकर वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, बाकी 5 स्पिरिट लॉक सील के डिस्ट्रॉय होने के बाद वेटियां डाउ ली के अंदर इन्होंने आजाद होते हुए हमारी सिटी के ऊपर हमला कर दिया और न जाने यहाँ पे कितने ही मासूम लोगों को मारा होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ बनने क्रो वहाँ पे उन डिमोनिक बैट्स की बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है कि इन सभी को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके के साथ काटा गया है, यानी कि यहाँ पे जिस किसी ने भी इन सभी को मारा है उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रियलम का था। बनने क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोल्ड टोन में जवाब देते हुए कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, ये सीनियर ब्रदर लिंगजू की सोड एनर्जी है, जिसे मैं पहले भी यहाँ पे महसूस कर चुका हूँ, यानी कि उसने यहाँ पे आते हुए इन सभी को खत्म किया था। अब एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर तो बेचारे बनने क्रो का वहाँ पे पोपट ही हो गया था। वो खामखा ही वहाँ पे जासूस बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पे हर बढ़ाते हुए कहता है, बॉस मैं भी तो यही कहना चाह रहा था कि इतना ज्यादा कल्टीवेशन का हाई लेवल तो किसी टैलेंट सेट के ही डिसेबल का हो सकता है। जबकि एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस ड्रैगन अभ्यास की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ अब उस ड्रैगन अभ्यास का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था, जिसे देखकर एम्परर ज़ून वहाँ पे गुस्से से अपने हाथों को कसते हुए कहते हैं, तो वाकई वेटियां डाउ ली का साथ हो चुका है, क्योंकि उन्हें यहीं पे ट्रैप करके रखा गया था। और ये कहकर एम्परर ज़ून वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से कहते हैं, एंसेस्टर यही है वो ड्रैगन अभ्यास है जहाँ पे वेटियां डाउ ली के लोगों को ट्रैप करके रखा गया था। मुझे उम्मीद है अभी तक भी वो लोग यहीं पे नीचे मौजूद होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे उन्हें ढूंढ लेते हैं तो सारी सच्चाई खुद ब खुद ही सामने आ जाएगी। अब एम्परर ज़ून के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे एक बार फिर से बर्निंग क्रो के ऊपर आ जाते हैं और कोल्टून में वहाँ पे एम्परर ज़ून और उस मोटल बॉय से कहते हैं, तुम दोनों में से एक का मरना तो तय ही है। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू एम्परर ज़ून के साथ सीधा वहाँ पे उस ड्रैगन अभ्यास के अंदर चले जाते हैं। जबकि वो मोटल बॉय तो वहाँ पे उनके पीछे जाने से डर रहा था और उसका डरना बनता भी था, क्योंकि उसने हेलगोड को जो धोखा देने की कोशिश की थी। खैर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।